औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, you are watching Nadeem Shoker TV. Thanks for watching. If you are new on my channel, please subscribe it. If you like my videos, please don't forget to comment, like and share my videos. Jazakallah. Viewers, today I will talk about how to write a thesis. Inshallah, after this video you will able to comprehend what is thesis, organizations of thesis, chapters of thesis. थीसिस बेसिकली जो भी आप रिसर्च वर्क करते हैं उसमें जो भी आप मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं, जो उसका इंट्रोडक्शन होता है या जो बैकग्राउंड के ऊपर जो रिसर्चेस आप पढ़ते हैं, जो उसकी रिजल्ट्स होते हैं, फाइंडिंग्स होती हैं, उसकी समरी होती है, कंक्लूजन्स होते हैं, अपेंडिक्सेस होते हैं, उन तमाम चीज़ों को आप एक बुकलेट फॉर्म में जो प्रेजेंट करते हैं उसको थीसिस कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ थीसिस। थीसिस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स जो होते हैं। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी पेजेस, सेकंड इज टेक्स्ट एंड थर्ड इज रेफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, इनको मोर डिटेल वाइज इसको देखते हैं। प्रीलिमिनरी पेजेस। प्रीलिमिनरी पेजेस में सबसे पहले टाइटल पेज आता है जो कि उसका कवर पेज होता है थीसिस को, उसको टाइटल पेज कहते हैं। उसके बाद अप्रूवल शीट आती है। उसमें 3 तरह की मेजर स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि स्टूडेंट ने, उसके सुपरवाइज़र ने और उसके एचओडी या डीन ने साइन करनी होती हैं। उसके बाद डिक्लेरेशंस का पेज आता है जो कि सुपरवाइज़र और स्टूडेंट ने साइन करना होता है। सुपरवाइज़र इसलिए साइन करता है कि ये जितना भी काम किया है थीसिस के ऊपर इसने मेरी सुपरविजन में किया है और बिल्कुल ये एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। और स्टूडेंट ने इसलिए साइन करना होता है कि ये जो काम किया है ये उसका अपना वर्क है, इसमें प्लेजरिज्म नहीं है, उसने कॉपी पेस्ट नहीं किया या किसी से जो उसका कंटेंट है किसी का पेस्ट नहीं किया। उसके बाद आता है डेडिकेशन पेज। जो आप अपना रिसर्च वर्क अगर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडिशनल पेज लगा देते हैं, डेडिकेशन पेज। ये ज़रूरी नहीं होता, ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप डेडिकेशन पेज इंक्लूड कर दें या ना करें। उसके बाद आ जाता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट भी ऑप्शनल पेज होता है। इसमें बेसिकली आप क्रेडिट देते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने आपकी रिसर्च में, आपके थीसिस में, आपका जितना भी आपने वर्क किया उसमें हेल्प की होती है या इसमें आपको सपोर्ट की होती है, उनके नाम से हम एक्नॉलेजमेंट में ऐड कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। आपकी इंट्रोडक्शन आ जाता है, आपका जितना भी उसके रिसर्च से रेलेवेंट उसके टॉपिक्स हैं, किस किस पेज के ऊपर हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। उसके बाद वो सारा कुछ इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंक्लूडिंग पेज नंबर्स। इससे रिसर्चर को या जो भी व्यूअर्स होता है उसको आसानी हो जाती है। वो सिर्फ देखता है कि ये चीज़ है, ये फ़लाँ पेज पे है, वो जस्ट वो वाला पेज ओपन करता है और वो चीज़ देख लेता है। इसमें ये सारी चीज़ें एक तरतीब के साथ मेंशन होती हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। उसके बाद आ जाता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। आपके थीसिस के अंदर जोन से टेबल हैं उसकी अपने एक लिस्ट प्रोवाइड करनी है, वो भी प्रीलिमिनरी पेजेस में आ जाती है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ फिगर्स। फिगर्स में बेसिकली आपने जो अपने थीसिस में ड्राइंग्स, ग्राफ्स, उसके अलावा इस तरह की फिगर्स ऐड की हैं वो आपने बेसिकली लिस्ट ऑफ फिगर्स में ऐड करना होता है। उसका बताना होता है कि ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं अपनी थीसिस के अंदर। उसके बाद आ जाता है लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, सिंबल्स एंड टर्मिनोलॉजी। आपने थीसिस के अंदर जो एब्रिविएशन यूज़ किए हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की होती हैं या जो सिंबल्स यूज़ किए हैं किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिनोट करने के लिए, वो भी आप एक लिस्ट प्रीलिमिनरी पेजेस के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद आ जाता है लिस्ट ऑफ अपेंडिक्सेस। ये मोस्टली थीसिस के लास्ट पे होती है। इसमें क्या होता है कि जो जितने भी आपने स्केल्स यूज़ किए होते हैं, क्वेश्चनायर यूज़ किए होते हैं
डाटा गैदर करने के लिए वो आप क्या करते हैं, अपेंडिक्सेस उसकी एक लिस्ट दे देते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट मैंने अपनी रिसर्च थीसिस के लिए इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली एक समरी दे देते हैं कि आपने ये रिसर्च वर्क किया है, क्यों किया है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। एक मिनी इंट्रो दे देते हैं। उसकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल में इसका सेकंड जो होता है वो होता है टेक्स्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी आपने थीसिस में किया है, रिसर्च में किया है, उसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ जाता है, उसकी मेथोडोलॉजी जो आपने अडॉप्ट की है वो आ जाती है, उसके रिजल्ट्स, फाइंडिंग, समरीज, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, ये तमाम चीज़ें उसके सेकंड ऑर्गेनाइजेशंस में टेक्स्ट में आ जाती है। उसका थर्ड जो पोर्शन है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ थीसिस का वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बेसिकली आप अपने थीसिस के लास्ट पे एक लिस्ट ऑफ प्रोवाइड कर देते हैं कि ये आपके रेफरेंसेस हैं जिनको आपने बैकग्राउंड स्टडी के लिए या लिटरेचर रिव्यू के लिए यूज़ किया है, तो वो आपके लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी एक प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो थी बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन के थीसिस को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि थीसिस में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं और उनमें कौन कौन सा मटेरियल होता है जो कि आपने राइट डाउन करना होता है थीसिस के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि चैप्टर कौन कौन से होते हैं थीसिस के अंदर। तो थीसिस के अंदर सबसे पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन का। सेकंड वन इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड वन इज मेथोडोलॉजी, फोर्थ वन इज रिजल्ट्स, and fifth one and last discussions, conclusions, recommendations, limitations, references and appendixes। अब हम इसको बारी बारी देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, मेथोडोलॉजी में, रिजल्ट्स में एंड सो ऑन। लेट्स सी चैप्टर 1 जो कि होता है हमारा इंट्रोडक्शन। उसमें बेसिकली आपका रैशनल ऑफ स्टडी आ जाएगा, मतलब आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है कि ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, वाई, ये रैशनल में आ जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। डेफिनेटली जब भी आप बैकग्राउंड या लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें एक्सप्लोर हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें हैं वो अनएक्सप्लोर्ड हैं। कुछ एरियाज जो हैं वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ये होता है कि जो अनकवर्ड एरियाज हैं वो एक क्वेश्चन मार्क होता है, उसके ऊपर आपने अपनी रिसर्च को परस्यू करना होता है, तो वो आपका क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ योर टॉपिक आते हैं उनके ऊपर आप क्वेश्चंस बनाते हैं, क्या है, क्यों नहीं हुआ, एट्सेट्रा। तो वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे आप एक टेंटेटिव अपने दिमाग में, अपनी रिसर्च में एक टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बनाते हैं का मतलब इस वेरिएबल का इस वेरिएबल के साथ ये रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तमाम चीज़ें हाइपोथेसिस के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो आप रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं, इसका आपकी सोसाइटी को इसका क्या बेनिफिट है, साइकोलॉजी की फील्ड में आप ये रिसर्च कर रहे हैं, इसमें आप क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में आ जाएंगी। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स का मतलब जो आप टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो होती हैं, मतलब आपकी नज़र में वो क्या हैं, उसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो ऑपरेशनल डेफिनेशंस आ जाती हैं।
उसके बाद आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ स्टडी। लिमिटेशंस ऑफ स्टडीज़ में आपने अपनी रिसर्च को जितना भी आपने काम किया, आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, डिफरेंट लिटरेचर, डिफरेंट स्टडीज़, डिफरेंट जर्नल्स, डिफरेंट बुक्स स्टडी की हैं, उसमें आपने एक अपनी रिसर्च को प्रीसाइज कर लिया है। आपने एक्सक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया है कि ये चीज़ें मेरी रिसर्च के अंदर आ रही हैं और ये जो चीज़ें हैं ये मेरी रिसर्च के बियॉन्ड है। तो वो सारी चीज़ें आपने लिमिटेशंस ऑफ स्टडी में ऐड कर देनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो 8 स्टेप्स हैं वो सारी चीज़ें आपके इंट्रो वाले चैप्टर में आएंगी। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपका बेसिकली होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मतलब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, वो कैसे किया आपने, डेफिनेटली उसके बियॉन्ड पे एक ओशंस ऑफ नॉलेज स्टडी किया होता है, तो फिर ही आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर भी मेरी एक वीडियोस है, वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी सेंड किया है, तो आप उसको देख सकते हैं कि आप रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो जो बैकग्राउंड पे नॉलेज होता है वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो इसमें हम वो चीज़ें डाल देते हैं कि मतलब उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उस टॉपिक से रेलेवेंट जो भी आपने स्टडी किया होता है मटेरियल वो इसमें, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देते हैं। मतलब आपके जो वेरिएबल्स आपने चूज़ किए हैं उनमें क्या रिलेशन है, कौन सा आईवी है, कौन सा डीवी है, एक कंप्लीट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हमारे जो सुपरवाइज़र होगा या जो भी एग्जामिनर होगा उसको इजीली कॉम्प्रीहेंशन के लिए मदद देता है कि आया कि ये क्या चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें आईवी क्या है, डीवी क्या है, मॉडरेटर क्या है, मीडिएटर क्या है, ये तमाम चीज़ें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से पता चल जाता है। थर्ड चैप्टर है रिसर्च मेथोडोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर थीसिस एंड योर रिसर्च। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका रिसर्च डिज़ाइन आ जाता है कि आप कौन सा रिसर्च डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं। आया आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं या कोई और रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन। आपका एरिया ऑफ पॉपुलेशन कौन सा है, आपकी पॉपुलेशन जो स्टडी आप करना चाह रहे हैं किस पॉपुलेशन के ऊपर करना चाह रहे हैं वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपका सैंपल ऑफ स्टडी क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक, आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, आया कि प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, और उसकी रीज़न भी देनी होती है कि आपने ये टेक्निक यूज़ की है तो उसकी रीज़न क्या है। उसके बाद इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आ जाता है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं आपकी रिसर्च के अंदर शामिल है और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपकी रिसर्चेस के बियॉन्ड है। उसके बाद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपके इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने स्केल यूज़ किए हैं, क्वेश्चनायर यूज़ किए हैं, वो तमाम चीज़ें आपके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगी। प्रोसीजर, उसके लिए कौन सा प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया है वो आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन। ये तमाम चीज़ें जो पीछे वाली थी वो आपकी थी डाटा कलेक्शन के ज़ुमरे में। अभी आ जाती है डाटा एनालिसिस, कि आप डाटा एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है एथिकल कंसिडरेशन, कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर एथिक्स क्या कहते हैं और आपने किन किन एथिक्स को फॉलो किया है, और ये तमाम चीज़ें आपकी एथिकल कंसिडरेशन में आ जाएंगी। फोर्थ चैप्टर इज़ रिजल्ट। इसमें आपके जितने भी आपने रिसर्च के पीछे बियॉन्ड द सीन जितना भी आपने डाटा उसको आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है, अब वो उनकी आगे बारी है प्रेजेंटेशन की। पीछे था आपका ऑर्गेनाइजेशन, अब था आपकी प्रेजेंटेशन। उनको आपने टेबुलर फॉर्म में ले आए, वो आपके रिजल्ट्स हैं और उनकी आपने इंटरप्रिटेशन भी साथ साथ दे देनी है कि मतलब ये टेबल ये इंडिकेट कर रहा है, ये टेबल ये इंडिकेट कर रहा है, वो तमाम चीज़ें। और उसके बाद डिस्कशन आ जाएगी कि आपने 1 बाय 1 हाइपोथेसिस की डिस्कशन दे देनी है कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस आई वी रिलेट टू डीवी और नॉट। इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो आपकी डिस्कशंस का हिस्सा बन जाएंगी। आगे चैप्टर आ गया 5वां। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर,
इसमें आपकी डिस्कशंस आ जाएंगी, कंक्लूजन्स आ जाएंगे एंड रिकमेंडेशंस। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें आप अपनी टोटल जो रिसर्च का मटेरियल है या जितना भी आप उसको समराइज कर देते हैं, आपको उसके क्या फाइंड आउट किया और रिसर्च थीसिस है, रिसर्च जो आपने किया उससे क्या फाइंड आउट किया वो फाइंडिंग्स में लिख देंगे। कंक्लूजन्स जो होता है वो बहुत ही एक मायने रखता है इन्विजिलेटर के लिए भी, सुपरवाइजर्स के लिए भी और आपके लिए भी। ड्यूरिंग वाइवा टाइम इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू। उसके बाद रिकमेंडेशंस, आपने जो काम किए हैं उसके ऊपर आप अपनी रिकमेंडेशन दे देते कि इसमें ये हो सकता है, इसमें कैसे इम्प्रूव किया जाता है, कैसे हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें आपकी रिकमेंडेशंस में आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, ए लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस यू प्रोवाइड एट द एंड ऑफ योर थीसिस। उसके बाद अपेंडिक्सेस, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि आपने उसमें कौन से टूल्स यूज़ किए हैं, कौन से क्वेश्चनर यूज़ किए हैं, कौन से टेस्ट यूज़ किए हैं, वो आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं एट द एंड ऑफ योर थीसिस। वो अपेंडिक्सेस होते हैं। इसके साथ ही मैं आखिर में एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमेशा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला भी किसी ना किसी तरीके से आपके लिए आसानी पैदा कर देता है। ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है, इंशाल्लाह आप भी अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। देखें, नफ़रतें तो बहुत फैल चुकी हैं, नफ़रतें बहुत फैल चुकी हैं। थोड़ी सी खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बखेरें और खुशियाँ समेटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you are new on my channel, please subscribe it. If you like my video, please comment, like and share my videos and press the bell icon button for new interesting, informative and innovative videos. Jazakallah.